हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पढ़ ले बेटा में। आज मैं इस वीडियो में 10th क्लास के बच्चों का एक मॉडल टेस्ट पेपर मैथ का दिखाऊंगा जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप इसको देख करके आपको एक तरह का आइडिया हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आने वाला है, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। तो ये आप ज़रूर इसको देख लेना, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूँगा इसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँ अगर हो सके तो चलिए देखते हैं बिना समय बर्बाद किए। लेट्स बी स्टार्ट नाउ। देखिए पहला यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन में आपको टोटल 32 क्वेश्चन बताऊंगा कि किस तरीके से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको पहली बात तो LCM और HCF की प्रैक्टिस करके जानी है। पहला क्वेश्चन है कि 45 और 105 का HCF अगर 15 दिया है तो आपको LCM बताना है। अगर आपको याद हो तो हमारा एक LCM निकालने का फॉर्मूला था कि भैया LCM बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। संख्या कौन कौन सी है? 45 और 105। अगर आप इसको गुना करते हैं और नीचे आप वही HCF रखते हैं जो आपको दे रखा है 15, और यहाँ पे इसको काट दीजिए। 15 तिया 45 और 3 को 105 से गुना कर दिए तो कितना आ गया? 3 पचे 15 यानी 315 यहाँ पे आपका टोटल LCM आ रहा है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। कब? जब आपका HCF दे रखा होगा। तो कई सारे मेथड्स हैं, एक तो ये मेथड है और एक आपका अभाज्य गुणनखंड विधि जो आपका तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका अभाज्य गुणनखंड विधि पे। देखिए 96 और 404 का HCF निकाला। अभाज्य गुणनखंड विधि कौन सी होती है भाई? जो आप LCM लेते हैं कि जैसे 96 का अलग लेंगे और 404 का आप अलग लेंगे, उसके बाद आप फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स का मतलब है जैसे 96 बराबर क्या होता है, जो भी आएगा 2 2 × 2 इसके सारे फैक्टर्स बनाएंगे। उसके बाद जो 404 है आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे, जो भी इतना आएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से सबसे चीज़ आपको पावर बना ले लें। जैसे मतलब दो आपका 2 बार ना, तो आप इसको ले सकते हो कि 2 की पावर 2। ऐसे ही 3 बार है तो 3 का पावर 3 लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको ये ज़रूर याद रखना है कि LCM और HCF में कौन सा नंबर लेते हैं। तो HCF में लेते हैं जो दोनों में आता हो, जिसकी पावर छोटी हो, सिर्फ वही आपको नंबर लेना है। क्या बोला मैंने? HCF में जो दोनों में आता हो जिसकी पावर छोटी हो वो आपको नंबर लेनी है। और LCM में क्या करना है? जो दोनों में आता हो जिसकी पावर बड़ी है उसको लेना है, साथ ही साथ जो बच भी जाता है उसको भी लेना है। अब जिसकी पावर बड़ी होने का मतलब ये है कि अगर मान लो किसी में 2 की पावर 2 आ रही है और किसी की पावर 2 की पावर 3 आ रही है, तो बड़ा तो भैया 2 की पावर 3 हुई। तो आपको इसको LCM के अंदर लेना है, और जो जिसकी छोटी पावर होती है हम उसको HCF में लेते हैं। लेकिन जो बच जाता है ना, शेष जो नंबर बच जाता है, चाहे किसी में भी बच रहा हो दोनों में से, तो उसको भी आपको LCM के अंदर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो ये रहा क्वेश्चन दूसरा वाला है, ये आपको आना चाहिए। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। एक तरह का आपका थ्योरम की तरह है ये, तो आप जितने भी एक याद कर लोगे तो आप सभी एक तरह का सेम वैसे करते चले जाओ, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी शून्य के बहुपद अल्फा प्लस बीटा अच्छे हैं और अल्फा इंटू बीटा 4 है तो बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको याद होगा कि बहुपद कैसे निकालते हैं, किस तरीके से। तो देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे कुछ x² याद है, अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर यहाँ पे x, फिर क्या होता है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा आपका दे रखा है कितना? 6। तो इसकी जगह पे आपको 6 रखना है, और अल्फ़ा इंटू बीटा गुना करने पे आपको दे रखा है 4, तो इस दोनों की जगह पे आपको क्या रखना है? 4। ये रख दीजिए, पूरा का पूरा आपका बहुपद बन जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी आपका ईजी ही था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्ता की जांच कीजिए। तो शून्य का आपको निकालना है। अब शून्य का आपको कैसे निकालना है? फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, ठीक है। कि भैया आपको पहले वाले नंबर को लास्ट से गुना करना है, जितना आएगा मान लो 10 आ गया, तो गुना करने पे आपको क्या करना है? 10 आना चाहिए, और जमा घटा करने पे आपका बीच वाला नंबर यानी 7 आना चाहिए। ऐसे दो आपको नंबर ढूंढने होते हैं। फिर आपको उन दोनों में कॉमन लेने होते हैं। कॉमन लेने के बाद क्या करते हो? आप उसको सॉल्व करते हो, लास्ट में 2 डिजिट आते हैं। जो 2 नंबर आपके सॉल्व होकर आंसर आते हैं ना, वही आपके शून्य हो जाते हैं, और उनकी आपको जांच भी करनी है, ठीक है। तो जांच आपको करनी है। कैसे जांच करनी होती है? एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा को आपको जोड़ना है और बराबर दिखाना -b/a के। अगर ये दोनों बराबर आ रहा है तब तो ठीक है। दूसरी बार अल्फ़ा को बीटा से गुना करके बराबर दिखाना c/a के। अगर ये दोनों भी बराबर आ गया तो इट मीन्स आपने जो निकाला वो बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए छठा क्या कह रहा है? रिक्त स्थान भरिए। वही जो मैंने आपको बताया कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a होता है ये, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो ये वाला है दूसरा वाला पार्ट, वो आपका होता है c/a। इसके आगे वही आपको यहाँ पे लिखना था जो कि 2 नंबर का, ठीक है। 7वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि के किस मान के लिए निम्न समीकरण ये और ये
संपाती रेखाएं निरूपित करेंगी। अब संपाती रेखाएं कब निरूपित करती हैं वो आपको बताना है कि ऐसा के का क्या वैल्यू रखें कि भैया सर रेखाएं संपाती बने। ठीक है, तो आपको अगर याद हो उसमें आपने देखा होगा कि A1/A2 जो होता था बराबर होता है B1/B2 के, बराबर हो C1/C2 के। ये आपको सिचुएशन पता होना चाहिए कि ग्राफिक तरीके से क्या रिजल्ट आता है, ठीक है, और बिना ग्राफिक तरीके से यानी बीजगणित रूप से क्या रिजल्ट आता है, तो आपको वो बताना होगा कि अगर मान के चलो पहला बराबर आ गया तो क्या ग्राफ के रिजल्ट आएगा, या तीनों ही बराबर आ गया तो क्या रिजल्ट आएगा। आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। कोई किसी में जैसे अनेक हल आता है, किसी में एक हल आता है, या परिमित रूप से कोई हल नहीं होता। ठीक है, ये बीजगणित का था। लेकिन और ग्राफ के तरीके से देखेंगे तो रेखाएं संपाती बनती है, समांतर बनती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती है। ये आपको इसमें बताना था। ठीक है, बताना था मतलब ऐसा क्या चीज़ रखी है कि रेखाएं समांतर बन जाए। तो सिंपल सी बात, आपको कोई की वैल्यू निकालनी थी और कुछ नहीं करनी थी। और दो समीकरण आपको दे रखा, किसी विधि से आप सॉल्व करते हैं, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि। क्वेश्चन नंबर देखिए 8वां कि 18 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी। ठीक है, क्या थी, 12 गुनी थी, तथा 10 वर्ष पश्चात उसके पुत्र की आयु 2 गुना हो जाती है और पिता पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ये भी एक तरह का इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन समझ के कर लेना भाई कि पेपर में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचता है आपका। इस टाइप का भी क्वेश्चन जितने आते हैं कि 2 अंकों की एक संख्या का योग अगर 15 है और अंकों को अगर उनका स्थान बदल दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, बदलने पर 9 अधिक हो जाता है, तो दी गई संख्या आपको ज्ञात करनी है। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ इस तरीके से आपको प्रैक्टिस 100% करनी है। ठीक है, आगे देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला 10वां, ये आपका बीपीटी पर में है, थेल्स पर में। आपको 100% याद होना चाहिए, बिल्कुल रट के आपको टिप्स पे याद होना चाहिए चीज़। कैसे, कह रहा है कि भैया सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींच जाए तो अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में डिवाइड करता है। मतलब अगर मान के चलिए कि भाई आपका ये त्रिभुज है, आपने इस भुजा के समांतर एक रेखा खींच दिया जिसका नाम दे दिया आपने DC। इसका मान लीजिए A, B, Q मान लीजिए, आपने DC एक रेखा खींच दी जो इसके समांतर। तो DC ने क्या किया, इस वाले साइड को और इस वाले साइड को 2 पॉइंट पर काट रहा है, यानी इस वाले साइड को D पर काट रहा है और इस वाले साइड को C पर काट रहा है। तो जो इनका रेशो होगा मतलब AD/DB बराबर आएगा AC/में CQ के। ये आपको प्रूफ करना है। ये आपका 6.1 प्रमेय है, थ्योरम आपको अच्छे से याद कर लेनी है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी। ठीक, और आपका इस टाइप का जो छठा चैप्टर का ये क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप का भी आपको याद कर लेना भाई। ठीक है, आपको पता होना चाहिए सॉल्व कैसे करना है। देखो क्या सिद्ध करना है, कह रहा यहाँ पे एक मिस्टेक हो रखा है, आप इसको ना O कर लेना, जो यहाँ पे Q रखा है इसको O कर लेना। कह रहा है OR यानी पूरा, देखिए यहाँ पे OR पूरा, OR/OS, और दूसरा चीज़ OT/में PT, ये आपको बराबर प्रूफ करना है। तथा नहीं बराबर प्रूफ नहीं करना है, आपको मान के चलिए दे रखा है और आपको एंगल 1 भी एंगल 2 के बराबर दे रखा है, तो आपको ये वाला दोनों ट्रायंगल प्रूफ करने हैं। ठीक है, ये आपको ट्रायंगल प्रूफ करना है। मैं बता दूं कौन सा ट्रायंगल, POS, देखिए कहाँ है, ये रहा POS, ये वाला ट्रायंगल हो गया एक आपका। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल जो आपका हो गया वो TOR, कहाँ है, TOR, ये वाला ट्रायंगल आपको बड़ा वाला जो दिख रहा है, इसको भी इसके समरूप दिखाना, ये समरूप का निशान है जो आपको बीच में दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए चलते हैं, शुरू करते हैं अगला हम अपना क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि x और y के बीच संबंध ज्ञात करें, x और y के बीच संबंध ज्ञात करें जो बिंदु P जो है जिसका निर्देशांक x और y है, बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है। अब इसका मतलब ये है कि भाई जो पॉइंट आपका P है ना, वो पॉइंट A से भी और पॉइंट B से भी सेम डिस्टेंस पे है। इसका मतलब हुआ कि AP बराबर होगा BP के, नहीं समझे, देखिए AP बराबर होगा AP बराबर होगा BP के। आपको ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो आपको क्या करना है, AP के बीच की दूरी बराबर रख देनी है BP के बीच की दूरी का। आप यहाँ से कुछ इस तरीके से करेंगे, ये वाला रूट का जो फॉर्मूला आएगा इस वाले रूट से बराबर कर दीजिए, आपका सिंपल सा रूट कट जाएगा, अंदर वाले सारे आंसर सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना सॉल्व, जो कि 3 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 13, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिससे y अक्ष बिंदु A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को बांटता है, और उस बिंदु को तुम्हें कोऑर्डिनेट भी बताना है, निर्देशांक भी बताना है। तो इसको भी आप सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लीजिए, यदि साइन है 3/4 है,
तो आपको कॉज ए और टेन ए परिकलित करना है। अच्छा, ये चीज़ बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं भाई। 8वें चैप्टर में आप हमेशा राइट एंगल ही सॉल्व करते हैं, ठीक है, और आपको करना भी होता है। जैसे मान के चलिए मैंने ये एंगल ले लिया यहाँ पे ए, तो यहाँ पे मैं ले लूँगा बी और यहाँ पे सी, और यहाँ पर आप देखिए साइन ए दिया हुआ है, ठीक है, साइन ए दिया है, तो आपको क्या करना, मेन एंगल साइन को मान के चलना है। तो साइन एंगल के सामने वाला जो आपका होगा ना वो लंब होगा। ऐसा नहीं कि जो आपके साइड है वो आधार होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस क्वेश्चन में देखो आपको साइन ए दे रखा है, साइन ए आपको मेन एंगल मानना है, तो मेन एंगल के जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, आपका लंब होता है, और आधार ये वाला हो जाएगा। और कर्ण तो आपको दिख ही रहा है, कर्ण कौन सा है, 90 डिग्री का जस्ट सामने वाला होता है कर्ण, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें सॉल्व करनी थी आपको, ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। अब देखिए, आपको मैं साइन का जो फॉर्मूला होता है आपको याद होना चाहिए पहली बात। तो आपको याद होगा कि लाल बट्टे जो होता है वो कक्का होता है, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला जो होता है वो पहला वाला आपको होता है लंब बटे कर्ण। तो इस क्वेश्चन में जो आपको रखनी है ना, कुछ इस प्रकार से रखनी है कि अगर आप इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, तो आपको देखिए साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, और आपको यहाँ क्या दिया है, 3/4 साइन दिया है। यानी लंब क्या होगा आपका, अगर मेन एंगल ये है तो लंब ये वाला होगा, क्योंकि हम जिसको मेन एंगल मान लेते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे ए दे रखा ना साइन है, तो मेन एंगल आपका ये, तो लंब ये, आधार फिर आपका ये होगा, और ये कर्ण तो आपको दिख ही रहा है। क्योंकि हमेशा याद रखना कि जिसको आप मेन एंगल मानेंगे उसके सामने वाला लंब होता है, और 90 डिग्री जहाँ बन रही है उसके सामने वाला आपका कर्ण होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, आपको पता भी होना चाहिए कि भैया कैसे ये चीज़ें होती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आपको मतलब अगर आपने बुक पढ़ा होगा तो बुक में ये सब चीज़ें आपको लिख रखी हैं कि भैया कब आपको रखनी है, कब आपको मेन एंगल मान लिया, कब नहीं। अगर क्वेश्चन में ए बी सी ऐसा कुछ करके थीटा सिर्फ बोल दिया तो आप नॉर्मली जो आपके नीचे वाला जो होता है ना वो आपका आधार और ये लंब ये कर्ण हो जाएगा। लेकिन जब आपको नहीं बोला हुआ है कुछ, उसने स्पेसिफिक एंगल दे दिया तो आपको वही लेना पड़ेगा। अगर आपने ए यहाँ दे दिया तो अगर यहाँ पर साइन ए दे दिया तो आपको लंब ये लेना पड़ेगा, ना कि ये लंब लेना है। ये गलती कर देते बच्चे कई बार, ठीक है। तो इसमें जब आप रख लेंगे ना, जैसे मान लीजिए मैंने ए इसको मान लिया तो आपका ये 3 हो गया और कर्ण आपका ये हो गया 4, तो आपको आधार निकालनी पड़ेगी। जब आप आधार निकाल लेंगे तभी आपका ये वैल्यू निकलेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका ईजी है कि भैया ये वाला जो आपको दे रखा है ना, प्रूफ करना है कुछ ऐसा ऐसा जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो इसको भी आपको प्रूफ करने आना चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन आपका ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 16 आपका कह रहा है कि भैया कॉज ए और साइन ए क्या होता है और सेक 45 का मान बताना है। तो आपको पता होगा कि साइन ए बटे में कॉज ए किसका फॉर्मूला होता है भैया, ये होता है टेन का, और हमें पता है कि टेन उल्टा होता है कोट का। तो कोट का जब उल्टा होता है तो उसका ये भी तो उल्टा हो जाएगा कि कॉज बटे साइन हो जाएगा। तो मतलब कॉज बटे साइन किसका हो गया, कोट का, और सेक 45 का होता है √2। ये आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन आते पेपर में, याद रखनी है। कह रहा है एक ऊंचे भवन के शिखर की चोटी पर ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, कि एक भवन है, मान लीजिए ये भवन है, मैंने मान लिया, और उसके चोटी पर एक टावर लगा है। मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ, आपको समझ आएगा। ये रहा भैया, ये आपका टावर, ओह सॉरी, मैंने आपको यहाँ पे मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा। ये मैंने बना दिया क्या आपका भवन, और इसके ऊपर मैंने बना दिया जो है, मान लीजिए ये रहा टावर, इसके ऊपर एक टावर लगा है। अच्छा, उसने बोला हुआ था, क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भवन के 16 मीटर ऊंचा भवन है, यानी इसकी हाइट कितनी दे रखी है, वो 16 मीटर दे रखी है। और कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, मैंने ले लिया भूमि का कोई एक बिंदु, ये ज़मीन वाला हिस्सा है तो मैंने एक बिंदु यहाँ पे ले लिया। भूमि के एक बिंदु से टावर के आधार, तो टावर का आधार तो ये है, उसके आधार का उन्नयन कोण कितना है, 30, कितना है, 30 डिग्री। क्योंकि आप एक चीज़ देखिए, वहाँ क्रमशः बोला हुआ है, तो पहले वहाँ पे आधार बोला था टावर का, तो आपको आधार लेना है, बाद में आपको शिखर बोला हुआ है तो बाद में आपको शिखर वाला ये लेना है, ठीक है। अच्छा, इसके भवन के फिर शिखर भी बोल रहा भाई, तो शिखर तो ये हो गया, और उसका तुम्हें कितना दे रखा है, टोटल 60 दे रखा है। पहले उसने क्या बोला, आधार का, तो आधार का मैंने 30 बना दिया, और दूसरा चीज़ आपको 60 दे रखा था उसके शिखर से उन्नयन कोण जो नीचे से ऊपर बन रहा है वो चीज़, और आपको ये चीज़ दे रखा है। अच्छा, कई बार बच्चे ये भी गलती कर जाते हैं कि भैया एक पॉइंट उसको नहीं छोड़ के अलग अलग जगह मान लेते हैं, कि मान लीजिए कोई ऐसे भी बना सकता है इस चीज़ को, जो ऐसे गलत होगा, क्योंकि उसने बोला था एक ही बिंदु से आपको दोनों चीज़ें बनानी है, ठीक है। तो ये आपका इसका सॉल्व कर लीजिए। पहले आप इसकी मदद से छोटे वाले ट्रायंगल में ये वाला निकाल लीजिए। जब ये वाला निकल जाएगा तो ये वाला भी आपका बहुत ईजी तरीके से निकल जाएगा। टोटल आपका निकल जाएगा, टोटल में से आप इतना माइनस कर देना 16, तो आपका ये अपने आप बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों आपका एक ही ट्रायंगल, मतलब एक ही आधार पे, इस वजह से आपका निकल जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पे 18वां।
धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है और धरती के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर दूर है। एक मीनार है जो ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से दूरी कितनी है, 15 है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार ये रहा, इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 है। तो आपको क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई, यानी ये वाली हाइट बतानी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल 3 नंबर का स्कोरिंग। तो आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है। चतुर्थांश का मतलब ये होता है कि अगर ये वृत्त है, वृत्त के अगर एक आधे टुकड़े आपने कर दिए, आधा इधर कर दिया, ठीक है, तो ये आपका चतुर्थांश हो गया। एक चतुर्थांश ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। मतलब वृत्त का चौथा हिस्सा आपका चतुर्थांश कहलाता है, ठीक है। अच्छा जी, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और उसका थीटा अगर तुम्हारे पास 60 डिग्री है, यानी कोण। तो आपको याद होगा कि हमारा जो होता है थीटा बटे 360 और गुणे में पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा, आपको थीटा की जगह क्या रख दीजिए 60 और पाई का मान 22/7 रख दीजिए। आर की जगह पे आपको 10 दे रखा, सॉल्व कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 में क्या रखा कि माध्यक आपका अगर 20.75 है तो आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। हमेशा याद रखना, जब भी किसी क्वेश्चन में एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होती है तो ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ पे हमें दिया होता है। आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। अगर माध्यक निकालना है तो माध्यक में अगर एक्स वाई पूछ रहा है ना तो ज़रूर दिया होगा माध्यक। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार दे रखा है। अब जब हम करते थे भाई, तो मान के चलिए CI हमने क्लास इंटरनल ले लिया, फिर हम क्या करते थे, F लेते थे, उसके बाद हम CF निकालते थे माध्यम में। सेम उसी तरीके से करते जाइए, ठीक है, उसी तरीके से आप करते जाइए। जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको एक लाइन लेनी पड़ेगी CF वाली, ठीक है। अच्छा, एक माध्यक का मुझे फॉर्मूला बताइए, क्या फॉर्मूला इसका यही होता है, n/2 - CF और बटे में आपका F और ये ब्रैकेट और ये H, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है ना। L प्लस में n/2 - CF/H इंटू H होता है। इसी को आपको बराबर क्या रख देना है, जो आपको यहाँ दे रखा माध्यक का, जो आपको निकालना ना उसी चीज़ का फॉर्मूला लेकर के उसी के बराबर रख दो। किसके बराबर, उसी आप 20.7 के बराबर रख देंगे ना, तो यहाँ पे आपका निकलते निकलते आपको निकल जाएगा, यानी एक्स या वाई का किसी ना किसी एक की वैल्यू आपको निकल जाएगी। अच्छा जी, जब ये आपका निकल जाएगा ना तो आपको क्या करना है, जो आपने एक आपका F वाला लाइन था और एक जो आपका CF वाला लाइन था, इसमें जब आप टोटल देखेंगे, मान लीजिए आपका कुछ इसका लास्ट वाली वैल्यू कुछ इस प्रकार रहेगी। मान लीजिए 20x + y आ रही होगी लास्ट में वैल्यू इसकी, टोटल नहीं बात कर रहा हूँ, टोटल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और इसका टोटल में मान के चलो 100 आ रहा है। तो आपको पता होगा कि जो CF की लास्ट वैल्यू होती है ना, वो F के टोटल के बराबर होती है। तो दूसरी बार में आपको क्या करना है कि इसको बराबर रख देना है कि भैया मान लीजिए 100 को बराबर रख देंगे, इसका 100 तो है नहीं, बट एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ मैं आपको। तो आपको इसको क्या कर देना है, इसके बराबर रख देना। यहाँ से आपका 2 4 एक x भी है और एक y भी है, तो आपने पहले ही एक का निकाल लिया, या तो पहले आपका x का निकलेगा या तो y का निकलेगा, तो आप उसकी वैल्यू इसमें से पुट कर देना, अपने आप दूसरी वैल्यू भी निकल जाएगी। इसी प्रकार से सेम आपको पग विचलन विधि द्वारा माध्य निकालनी है, ठीक है, पग विचलन विधि द्वारा आपको माध्य निकालनी है। तो आपको ये भी क्वेश्चन आसान है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 का कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए एक बार अच्छे से। कह रहा है आपको ये अगर ट्रायंगल 125 है और ये ट्रायंगल कितना है 70 है, तो आपको कौन कौन से ट्रायंगल निकालना है, DCO यानी इधर वाला एंगल निकालना है, एक इधर वाला निकालना है, एक OAB यानी एक A वाला एंगल निकाला। तो सिंपल सा, कुछ मुश्किल है नहीं। आपको याद होगा कि भैया अगर सीधी लाइन एक जा रही है तो उसके ऊपर जितने भी कोण बन जाए उस सभी का टोटल 180 होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म कहते हैं। तो आप सेम इस क्वेश्चन में भी देखिए, अपने मोबाइल को थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए। ये सीधी लाइन जा रही है कुछ इस प्रकार से, और इसके ऊपर तुम्हारा ये इधर 125 बन रहा है, तो इधर कितना बच गया 55। तो आपका इस ट्रायंगल के अंदर, इस वाले ट्रायंगल के अंदर आपका कितना आ गया 55 आ गया, एक ये वाला आपका 55 निकल गया ना। तो जब त्रिभुज के 2 एंगल निकल गए तो तीसरा आप निकाल सकते हैं, वो भी कितना आएगा 55 ही आएगा। अच्छा जी, जब ये निकल गया तो ये भी निकल जाता है एकांतर कोण के द्वारा। अब एकांतर कोण क्या होता है कि जब 2 रेखाएं समांतर और बीच में एक तिर्यक रेखा जा रही हो तो उनके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर हो, एक समांतर होने चाहिए बट रेखा। ये आपका हो गया क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। अगला देखिए, एक चतुर्भुज बताना है। चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज है, तो आपको मान लीजिए जो आपको ये दे रखे ना पॉइंट्स, इनको मान लीजिए A, एक को मान लीजिए B, एक को मान लीजिए C, एक को D मान लीजिए। इन चारों पॉइंट्स को आपको मान लेना है। चारों पॉइंट्स मान करके आपको क्या करना है, एक फिगर ड्रॉ करना है ABCD। आप क्या करना है, पहले AB की दूरी निकालिए, फिर BC की निकालिए, फिर CD की निकालिए, फिर AD का निकालिए। अगर मान लीजिए चारों साइड बराबर आ गए तो आपका वर्ग बन जाएगा। अगर ये वाली साइड इस वाले साइड के बराबर आ गई तो, और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर आ गई तो आपका क्या होगा, समांतर चतुर्भुज बन सकता है और आयत भी बन सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि माध्य की तीनों विधियाँ और बहुलक और माध्यक, ये तीनों चारों फॉर्मूले 5 आपको लिखनी है और याद भी करनी है। क्वेश्चन नंबर 26,
एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है, तो इसका प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो मैं आपको बता दूं एक बार कि जो आपको ये ऐसे दे रखा है ना, आपको इसको ठीक करना पड़ेगा, एलसीएम लेकर इसको ठीक कीजिए। कुछ ऐसा बनाइए, कैसा, एक रेखीय समीकरण बनाइए, कोई मतलब रेखीय मतलब कोई बटे में ना हो। जब इसको ऐसा बना लेंगे तो आपके पास 2 इक्वेशन बन जाएगी, दोनों इक्वेशन को आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है आपका कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो ये आपको फॉर्मूला अगर याद हो तो आपको पता होगा कि आपको पता है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा, थीटा प्लस में मान लीजिए थीटा है, और ये कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मैं इस कोस को उठा के उधर भेज दूँ तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या इधर साइन। तो वही तो हमने पूछा था कि भैया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। कोसेक का आप खुद बता देना कमेंट करके, ठीक है। बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो बहुपद ज्ञात करने का सूत्र आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, ये एक्स और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, अगर आपको पता हो तो ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। आज अच्छा आप इसको वर्ड में लिखना चाहें तो शून्यकों का योगफल, और इसको लिखना चाहें शून्यकों का गुणनफल भी आप बोल सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या बताइए। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो 4 है, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। ये भी आपको पता होना चाहिए भाज्य और अभाज्य क्या होती है। अभाज्य जो अपने पाड़े में आती है और किसी और के पाड़े में नहीं आती है, और आप एक खुद पता कर लो, ठीक है। बिंदुओं कितना है भाई, मैं बता देता हूँ अभी। आपका भाज्य क्या होता है कि भैया जो अपने पाने से कटे ही, साथ में एक से भी कटे, लेकिन उसके अलावा भी किसी और पाने से कट रहा, तो वो भाज्य संख्या होती है। जैसे 4 अपने से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 1 से भी कटता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि 2 बिंदु यहाँ पे दे रखा है, एक ये और एक ये, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, और इन दोनों के बीच की दूरी निकाल दीजिए। रूट देख के आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल दीजिए, आपका कोई एक आंसर इनमें चारों में से आ जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि अगर सिचुएशन ऐसी हो कि भैया A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर C1/C2 के, तो बीजीय गणित द्वारा इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। एक तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा चीज़, अगर हमारा इक्वेशन कुछ इस प्रकार से आ गया कि A1/A2 बराबर B1/B2 के है, परंतु C1/C2 के बराबर नहीं है, तो उसका ग्राफ के द्वारा क्या रिजल्ट आएगा। एक तो बीजीय गणित पूछा था, यहाँ ग्राफ के द्वारा पूछ रहा है। अब ग्राफ में द्वारा है तो प्रतिच्छेदी रेखा बनेंगे, तो समांतर बनेंगे, समपाती रेखा बनेंगी। इन्हीं तीनों में से आपको इसमें बताना है। इसमें जो आपको बताना है कि भैया एक हल आएगा, कोई हल नहीं आएगा, या परिमित रूप से अनेक हल आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 32वां क्या है कि प्रश्न को हल करके सॉल्व कीजिए। तो आपको साइन 30 की वैल्यू और यहाँ पे नीचे जो है साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू, यानी tan 30 की वैल्यू आपको ऊपर भी रख देना है, और tan स्क्वायर 30 की वैल्यू, स्क्वायर तो छोड़ दीजिए, tan 30 की वैल्यू यहाँ पे भी रख दीजिए, और इसको स्क्वायर करके सॉल्व कर दीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। वो जो आंसर आएगा आपको साइन 60 की वैल्यू होता है, वो पूछ रहे हैं यहाँ पे। आंसर आपका 10 और ये नहीं आएगा, इन चारों में से आपके पास कुछ इस प्रकार से आएगा भैया, या तो √2 आएगी, या तो 1/2 आएगी। तो वो किसकी वैल्यू होती है वो इनमें से आपको बताना पड़ेगा, चारों में से। तो मैंने आपको टोटल 32 क्वेश्चन करा दिए इस वीडियो में। तो फिलहाल उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि पेपर से पहले उनको भी एक आइडिया लग जाए कि भैया किस तरीके से पेपर में आते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको थ्योरम बताई हैं, थ्योरम आपको अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, रट लेनी है भैया, कि इस तरीके से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए जो आपको 10वां वाला है, ये आपको थेल्स पर में 100% रट के जानी है, ताकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो आपको कर सको इसका, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है बीपीटी का। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल पढ़ ले बेटा को। बाकी इन फ्यूचर अगर कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो या इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं तो आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।